औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं पार्ट 5 साइकोलॉजी लेक्चर 3 का, जो कि लर्निंग और मेमोरी पे था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फॉरगेटिंग के ऊपर। और फॉरगेटिंग में आज हमने पढ़ना है, उसकी थ्योरीज़ पढ़नी है। उसी थ्योरीज़ में हमारे पास एक इंटरफेरेंस की है जिसमें प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस और रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस आएगा, वो पढ़ेंगे। उसके अलावा एबिनॉस फॉरगेटिंग कर्व क्या है, फिर रिमेंबरिंग और फॉरगेटिंग फैक्टर्स और कॉजेज़ ऑफ फॉरगेटिंग। इससे पहले हमारे 4 पार्ट्स और आ चुके हैं। और पार्ट 1 में हमने देखी थी लर्निंग, उसके स्टाइल्स, उसकी थ्योरीज़। और पार्ट 2 में हमने देखा था कि किस तरीके से क्लासिकल कंडीशनिंग, टाइप्स ऑफ लर्निंग, क्लासिकल, ऑपरेंट और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, कंडीशनिंग प्रोसेस जो पावलोव के थे, रेनफोर्समेंट, पनिशमेंट, ये देखा था। पार्ट 3 में हमने टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग देखी थी। और पार्ट 4 हमारा था मेमोरी, प्रोसेस ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी और थ्योरीज़ ऑफ मेमोरी। अगर आपने इसमें से कुछ स्पेसिफिक पढ़ना हो तो आप वही पार्ट से आप शुरू कर सकते हैं, वही कुछ सीख सकते हैं। ये हमारा CSS के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये हमारा पूरा है, जिसमें लर्निंग और फॉरगेटिंग में सारे पार्ट्स इंक्लूड होते हैं। तो आज हम कर रहे हैं फॉरगेटिंग का। फॉरगेटिंग में सबसे पहले हम देख लेते हैं उसकी टाइप्स क्या है। फॉरगेटिंग जो होती है वो नेचुरल होती है, मतलब कि आपकी नेचुरल भी हो सकती है। एक नेचुरल प्रोसेस में आप भूल गए। नेचुरल किस तरीके से है कि आपने कोई चीज़ याद की, उसको नहीं रिपीट करते, रिहर्स नहीं करते, तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता आप वो चीज़ भूल जाओगे। तो ये क्या है, एक नेचुरल फिनोमेना। विद इन टाइम आप भूल जाते हो, मतलब कि आपने आज क्लास 1 की चीज़ें आपको शायद आज याद नहीं हो, क्लास 2 की नहीं होगी, तो नेचुरल एक फिनोमेना होगा। तो नेचुरली एक फॉरगेटिंग होती है। एक होती है मॉर्बिड या एबनॉर्मल फॉरगेटिंग। ये होती है, इसका फिनोमेना देता फ्रूड ने, कि आप फॉरगेटिंग बाय रिप्रेशन से, कि आप वॉलंटरली क्या करते हो, चीज़ को फॉरगेट कर रहे हो। ये फ्रूड के फिनोमेना में आती है कि एक मॉर्बिड एबनॉर्मल फॉरगेटिंग हो रही होती है। फिर उसके बाद है जर्नल फॉरगेटिंग, कि आप एक चीज़ जनरलाइज भूल चुके हो, ठीक है आप। फिर उसके बाद स्पेसिफिक फॉरगेटिंग। स्पेसिफिक फॉरगेटिंग क्या है कि आप एक सिलेक्टिव कोई चीज़ भूल चुके हो, किसी पार्ट से रिलेटेड, कि आपको वो चीज़ याद नहीं है, कोई स्पेसिफिक पार्ट आप भूल चुके हो। फिर है फिजिकल फॉरगेटिंग, कि आप क्या है कि आप वो काम रिपीट नहीं कर रहे थे, तो शायद इस वजह से आप वो चीज़ भूल गए हो, तो वो क्या है, फिजिकल फॉरगेटिंग हो गई। फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल फॉरगेटिंग, कि आप वो मेंटल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व नहीं कर रहे थे, मतलब कि आपके बिहेवियर में नहीं थी कुछ इस तरीके से कि आप वो चीज़ नहीं कर रहे थे, आपके कॉन्शियस या सबकॉन्शियस में नहीं है, बार बार रिपीट हुई, तो क्या हुआ, साइकोलॉजिकल फॉरगेटिंग हो गई। ठीक है, ये टाइप्स हैं आपके पास, नेचुरल, मॉर्बिड, मॉर्बिड क्या है, एबनॉर्मल, और जर्नल, स्पेसिफिक, फिजिकल, साइकोलॉजिकल। उसके बाद है आपके पास थ्योरीज़ ऑफ फॉरगेटिंग, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, और एबिनॉस कर्व है। और हम देखते हैं सबसे पहले थ्योरीज़ में हमारे पास कौन कौन सी है। सबसे पहले है थ्योरी ऑफ डिसयूज़। डिसयूज़ खुद ही बता रहा है कि एक चीज़ आप नहीं बार बार यूज़ करोगे तो क्या होगी, ऑटोमेटिकली वो फेड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी या भूल जाओगे। एक चीज़ की जितनी अच्छी रिहर्सल होगी वो उतनी ही ज़्यादा आपको देर तक याद रहेगी। एक चीज़ की आपने रिहर्सल नहीं की, आप वो चीज़ भूल जाओगे, यानी आपको रिट्रीवल फेलियर हो जाएगा, कि आपकी मेमोरी वो डिके कर जाएगी। थ्योरी ऑफ डिसयूज़ जो है वो आपको ये बताती है कि अगर आप एक टाइम को नहीं करोगे, मतलब कि बार बार रिपीट नहीं करोगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीज़ आपकी मेमोरी में डिके कर जाएगी, गलसड़ जाएगी, और आप भूल जाओगे उसको। ठीक है, उसके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, वहीं पे कहीं गुम हो जाते हैं, उसके कनेक्शन वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि न्यूरॉन्स जो होते हैं, अगर आपने न्यूरोबिक्स का कभी सुना हो, क्या मतलब कि आप अपने न्यूरॉन्स को डेली लाइफ में चेंज करते हो, आपकी न्यू लर्निंग होती है, आपके न्यूरॉन्स पैटर्न शेयर होते हैं, कनेक्शंस बन रहे होते हैं, तो एक मुसलसल और कांस्टेंट प्रोसेस है। तो आप अगर एक चीज़ पिछली पढ़ी हुई है, उसको आपने नहीं काफ़ी अर्से से रिपीट किया, रिहर्स किया, तो डिसयूज़ में आएगी, उसके कनेक्शन वीक हो जाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगी, फॉरगेटिंग में हो जाएगी, यानी कि आप वो चीज़ भूल जाओगे। फिर उसके बाद आपके पास है थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस में आपके पास बेसिकली 2 हैं, कि आपकी इंटरफेरेंस होती है प्रोएक्टिव या रेट्रोएक्टिव। इंटरफेरेंस से आपको वैसे ही लग रहा है कि मुदाखलत हो रही है, ठीक है। ये जो फॉर्म्स है इंटरफेरेंस की वो क्या क्या है, रेट्रो और प्रोएक्टिव। रेट्रोएक्टिव का मतलब क्या है, रेट्रोएक्टिव में ये होता है कि आपकी ओल्ड मेमोरीज जो होती हैं वो न्यू वंस के साथ चेंज हो जाती हैं। ठीक है, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस कब होती है, व्हेन ओल्ड मेमोरीज आर चेंज्ड बाय न्यू वंस। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपने फॉर एग्जांपल आपने एक चीज़ याद की है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ए याद की थी आपने पहले, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी हुई है रेट्रो में कि आपने नेम ऑफ़ फ़िश याद किया था, ठीक है, ये एक ओल्ड इन्फॉर्मेशन थी। अब आपने एक कॉलेज स्टूडेंट याद किया, तो आपको न्यू इन्फॉर्मेशन क्या होगी, वो आपको पुरानी जो आपने याद की हुई फ़िश के नेम वो आपको भूल जाएंगे। मतलब क्या है, आपको फ़िश के यहाँ नाम भूल जाएंगे, क्योंकि आपको न्यू इन्फॉर्मेशन आपने गेन की, तो आप पिछली क्या होगी, आपकी चेंज हो गई है, आपको पिछली भूल जाएगी। तो ये आपकी रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, रेट्रो मतलब पीछे वाली, ओल्ड मेमोरीज जो हैं वो आप क्या कहें, उसमें आपकी हिंड्रेंस आ गया, इंटरफेरेंस हो गई है। कि एक एग्जांपल है कि आपने एक बनाते हो एयरप्लेन, बनाते हो पेपर से, जैसे हम लोग बनाते होते थे, कागज़ का आपने एयरप्लेन बनाया। अगर आपने उसको नया बनाने का तरीका सीख लिया है, तो आप
पहले कैसे बनाते थे आपको वो तरीका नहीं आएगा। तो मतलब आपने नई एक चीज़ सीख ली तो आपको जो पुराना मेथड था वो जब इंटरफेयर करता है तो वो क्या होती है, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। उसके बाद आपके पास है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस के एक्टिव में क्या होता है कि जब आपकी जो ओल्ड मेमोरीज़ होती हैं वो हिंडर करती हैं एबिलिटी को, ताकि आप न्यू मेमोरीज़ को मतलब न्यू चीज़ें याद नहीं कर सको। मतलब ओल्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि आपको नई वाली याद ही नहीं होगी। तो ये प्रोएक्टिव है, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि आप नई चीज़ नहीं याद कर पा रहे। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि आपको पिछले मतलब कि यहाँ पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स नेम लिखे हुए हैं कि वो ओल्ड इन्फॉर्मेशन थी, तो न्यू इन्फॉर्मेशन क्या है, न्यू बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड्स नेम आपको याद करने में मुश्किल, क्योंकि आपने पहले एक चीज़ वो वैसे याद की हुई थी, तो वो इंटरफेरेंस है। फॉर एग्जांपल आज आपने एक नाम याद किया ए और फिर आप याद करते हैं नाम बी, तो उसमें क्या होगा, आपको नाम जो याद रह जाएगा, अगर ए याद रह जाएगा तो इसका मतलब है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस है। आपने नाम याद किया ए और बी, अगर इसमें से बी याद रह जाएगा तो वो रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस है, ठीक है। बाद वाली चीज़ याद रह जाती है तो वो है रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस की पिछली नहीं याद आ रही। रेट्रोएक्टिव पिछली इंटरफेरेंस हो गई है, पिछली मेमोरी में इंटरफेरेंस हो गई है। प्रोएक्टिव मतलब कि आपकी क्या हुई है, नई वाली इंटरफेरेंस, पिछली आपको याद है नई वाली में इंटरफेरेंस हो गई है। तो ये आपकी है 2 फॉर्म्स ऑफ इंटरफेरेंस। उसके बाद आपके पास है थ्योरी ऑफ ट्रेस चेंज। क्या कहती है कि आपको अपनी किसी भी मतलब के रिकॉलिंग के लिए, मेमोरी को रिकॉल करने के लिए कोई ट्रेस चाहिए, कोई पाथवे चाहिए, मतलब कोई ना हिंट चाहिए कि आपको वो चीज़ याद रह जाए, ठीक है। अगर आपके पास ट्रेस ही नहीं होगा तो आपको वो चीज़ याद नहीं आएगी, आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी मेमोरी से चीज़ फेड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये आपकी ट्रेस थ्योरी बताती है कि आपको कोई पाथवे चाहिए। अगर आप वो पाथवे फॉलो करते रहते हो, उसको रिहर्स करते रहते हो तो वो आपको याद रहती है। अगर आपको वो पाथवे नहीं फॉलो करोगे तो आपकी क्या होगी, वो मेमोरी वहाँ से ख़त्म हो जाएगी और फॉरगेटिंग हो जाएगी। फिर है कंसोलिडेशन थ्योरी। कंसोलिडेशन थ्योरी आपको क्या कहती है, कंसोलिडेशन थ्योरी ये कहती है कि अगर आपके कंसोलिडेशन का टाइम गैप कम था तो आपकी वो मेमोरी जल्दी वाइप आउट हो जाएगी। इसका क्या मतलब है कि आपने एक चीज़ को अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं किया था, अच्छे से यूनाइट नहीं किया था, कंसोलिडेशन का प्रोसेस नहीं हुआ था, उसके स्टोरेज में जाने से पहले, लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन से पहले अच्छे से कंसोलिडेशन का टाइम नहीं मिला, तो क्या होगा, तो आपको वो चीज़ भूल जाएगी जल्दी। उसके बाद आपके पास है साइको एनालिटिक थ्योरी। साइको एनालिटिक थ्योरी क्या कहती है, वो ये कहती है कि आपकी अनकॉन्शियस एक डिज़ायर होती है किसी चीज़ को भूलने की, तो वो आपकी आ जाती है साइको एनालिटिक थ्योरी में। साइको एनालिटिक अप्रोच भी पढ़ी थी जिसमें वो अनकॉन्शियस चीज़ों पे बात करते थे, तो इसी तरीके से साइको एनालिटिक अप्रोच है कि अनकॉन्शियस एक डिज़ायर होती है किसी चीज़ को भूलने के लिए कि आप वो चीज़ खुद ही भूल जाते हो। वहाँ से मेमोरी ओवर टाइम, वो ये कहती है कि आपने एक चीज़ याद की, अगर आप ओवर टाइम क्या होगा, आपको वो चीज़ याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप दिन में इतना कुछ वो और नया सीख चुके होगे कि आपको पुरानी वाली चीज़ याद नहीं आएगी। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है आपकी रिकॉलिंग जो होती है एक मेमोरी को लेके हार्डर होती जाती है, अगर उसमें क्या हो, रिहर्सल ना हो, क्योंकि आप इतनी न्यू मेमोरीज याद कर चुकी होती हो कि पुरानी वाली क्या होती है, वो भूलने लग जाती है। तो ये क्या है, ओवर टाइम से रिलेटेड है कि आपका टाइम के साथ साथ क्या होगा, आप वो चीज़ भूल जाओगे। ये है क्यू डिपेंडेंसी फॉरगेटिंग की। क्यू डिपेंडेंसी फॉरगेटिंग जो है इसको हम कहते हैं रिट्रीवल फेलियर भी, कि आप अच्छे से रिकॉल नहीं कर सके, ठीक है। अब कहते हैं ये तो हमें समझ में आ गया कि आपके पास क्यू नहीं था तो आपके उसकी वजह से क्या हुआ, आपकी फॉरगेटिंग हुई है। अब हमारे पास 3 टाइप्स के क्यूज़ होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम ये फॉरगेटिंग को क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। अब हमारे पास ये क्यू डिपेंडेंसी फॉरगेटिंग में है, हमारे पास कौन से क्यूज़ हैं, सिमेंटिक क्यूज़ हैं, स्टेट डिपेंडेंट क्यूज़ हैं, कंटेक्स्ट डिपेंडेंट क्यूज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, सिमेंटिक क्यूज़ में आपके पास मतलब इसमें ये होता है कि आपने क्या किया, एसोसिएशन बनानी है किसी और मेमोरी के थ्रू ताकि आप वो वाली मेमोरी रिकॉल कर सको। एग्जांपल आपने कई ट्रिप्स दिए होंगे लाहौर के, अब क्या होगा, अगर आपको याद कराए कि एक ट्रिप पे आप फ़लाँ बंदे से मिले थे, तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ उस ट्रिप पे क्या क्या कुछ हुआ था। तो मतलब आप तो वैसे वो ट्रिप भूले हुए थे, लेकिन एक एसोसिएशन आपने एक मेमोरी बनाई उस बंदे से, उस मेमोरी के थ्रू आपको जो पूरा वो रिट्रीव हुआ है मतलब आपकी मेमोरी, वो क्या है, सिमेंटिक क्यूज़। इसी तरीके से डिपेंडेंट फॉरगेटिंग को प्रिवेंट कर लिया। लेकिन अगर ये क्यू नहीं होगा तो क्या होगा, क्यू डिपेंडेंट फॉरगेटिंग हो जाएगी। उसके बाद है स्टेट डिपेंडेंट क्यू, वो है आपके डिपेंड करता है आपकी इमोशनल स्टेट पे कि आप खुश थे, दुखी थे, उस वक्त क्या थे, अपसेट थे, क्या थे। मतलब अगर आपको ये याद हो कि आपका एक पेपर हुआ था साइकोलॉजी में का, उस वक्त आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी या बहुत ज़्यादा आपके पेट में दर्द था, कुछ भी था, एग्ज़ाम लिखते वक्त तो आपको कंडीशन याद होगी। कोई पूछेगा साइकोलॉजी का लाइफ में कभी भी होगा कि एग्ज़ाम में कैसा हुआ, तो आपको याद होगा उस वक्त मेरी हालत बहुत ख़राब थी। लेकिन ये क्या है, रिप्लेसेबल है। अगर आप फिर से साइकोलॉजी के किसी पेपर में अपेयर होते हो और आपके फिर से उस पेट में दर्द होती है, ये साइकोलॉजी का पेपर नहीं है लेकिन आप किसी और पेपर में अपेयर होते हो,
तब आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, सेम वही कंडीशन होती है, तो आपको वो वाला पेपर याद होगा। फॉर एग्जांपल अब साइकोलॉजी का नहीं था, मैथ्स का था, कुछ और था, तो आपको वो याद होगा कि हाँ उस पेपर में मेरे ये हुआ था, तो ये क्या हुआ, रिप्लेस हो गई। ठीक है, अंडर क्यू डिपेंडेंट फॉरगेटिंग मेमोरी माइट बी फॉरगॉटन अंटिल अ पर्सन इज़ इन द सेम स्टेट। मतलब अगर आप सेम स्टेट में हो तो मेमोरी नहीं बन जाएगी, तो क्या होगा, पिछली आपको भूल जाएगी। कंटेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी क्या होती है, डिपेंड करती है आपके इन्वायरमेंट के ऊपर, आपकी सिचुएशन के ऊपर। अब ये क्या हो सकती है, इसमें इंक्लूड करती है कंडीशंस, वेदर की, कंपनी की, लोकेशन की, स्मेल होती है किसी चीज़ की, सॉन्ग की, टेस्टिंग की। मतलब कोई भी चीज़ आप जब एसोसिएट कर रहे होते हो किसी चीज़ के साथ, लेकिन आप जब डेफिनेटली न्यू बनाओगे, न्यू उस चीज़ों से उससे एसोसिएट करोगे, तो आपको पिछली वाली क्या होगी, भूल जाएंगी। तो ये होती है क्यू डिपेंडेंट फॉरगेटिंग। उसके बाद है फॉरगेटिंग एज ए रिट्रीवल फेलियर थ्योरी। अब ये वाली जो है ये ब्लॉकिंग के से रिलेटेड है, जबकि हमारी क्यू डिपेंडेंसी फॉरगेटिंग जो थी वो भी हमारी क्या है, रिट्रीवल फेलियर था, कि आप रिकॉल नहीं कर सके। आपको इनकोडिंग का मसला नहीं था, आपको स्टोरेज में मसला नहीं था, लेकिन आपको रिट्रीवल का मसला था, क्योंकि वहाँ पे और न्यूरोनल पैथवेज बन गए हैं कि वो कोई और कनेक्शन बना लिया उसने, इस वजह से वो वाला पिछला कनेक्शन भूल चुके हैं आप। अब ये जो है ब्लॉकिंग, इसमें क्या होता है, इसकी सिंपल एग्जांपल है कि अक्सर आप ऐसा होता है, कहते हो कि यार पहला लफ्ज़ बता दो ताकि मैं अगला लिख सकूँ। आपको पहला लफ्ज़ याद आता है, वो पूरा कुछ याद आ जाता है, कि आप छोटा सा कनेक्शन जो होता है वो मिस हो रहा होता है, जिसको या एकदम से मतलब अगर आपको कोई बता दे, फर्स्ट लेटर बता दे, कोई लफ्ज़ बता दे, तो आपको सब कुछ जो याद आ जाता है, एक हिंट मिल जाए, तो वो होती है कि आपको क्या हुआ है, ब्लॉकिंग हुई हुई है, उसको हम ब्लॉकिंग कहते हैं। यानी कि वहाँ पे क्या होता है कि ब्रेन जो होता है वो रिट्रीव नहीं कर सक रहा, कोई उसमें इंटरफेरेंस आई हुई होती है। ठीक है, चाहे वो किसी और मेमोरी की हो, किसी भी चीज़ की, तो वो जो होता है वो एक करी होती है। अब ब्लॉकिंग जो होती है प्राइमरी कॉज होती है आपकी टिप ऑफ द टंग फिनोमिना की। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप रिट्रीव नहीं कर सकते कोई वर्ड मेमोरी से, या कंबाइन नहीं कर सकते हो पार्शियल रिकॉल। इसके अलावा एब्सेंट माइंडेडनेस भी होती है, जिसमें क्या होता है आपकी अटेंशन नहीं होती। जब आपकी अटेंशन ही नहीं होगी तो आपकी क्या होगी, इनकोडिंग प्रॉपर नहीं होगी। जब इनकोडिंग नहीं होगी तो क्या होगा कि आप वो भूल जाओगे। जैसे अक्सर आप होता है कि आगे गाड़ी की चाबी रख दी, आपने बाइक की चाबी रख दी, तो उसको बाद आप उसको ढूंढ रहे होते हो, क्योंकि आपकी एब्सेंट माइंडेडनेस होती है कि आपको याद ही नहीं होता कि आपने कहाँ रखी थी, इनकोड ही सही नहीं किया, तो आप कैसे उसको रिट्रीव करोगे। तो वो भी आपकी इसमें फॉरगेटिंग में एक रीज़न बनती है। तो आपके पास डिफरेंट अप्रोचेस हैं थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग की। उसके बाद है आपके पास एबिनॉस फॉरगेटिंग कर्व। एबिनॉस फॉरगेटिंग कर्व क्या थी, अब ये दी थी हर्मन एबिनॉस ने 1885 में। उन्होंने क्या किया था, एबिनॉस ने मेमोराइज़ किया था सीरीज़ ऑफ नॉनसेंस सिलेबल्स। सीरीज़ ऑफ नॉनसेंस सिलेबल्स क्या है कि जिसका कोई मतलब नहीं था। उसके बाद क्या किया, उसको मेमोराइज़ किया, और फिर देखा कि 20 मिनट से लेके 31वें दिन तक उन्होंने एक क्या बनाया, एक पीरियड ड्रॉ किया कि किस तरीके से उनको वो चीज़ें याद रहती हैं या भूलती हैं। तो उन्होंने जो अपने रिजल्ट ड्रॉ किए थे वो आपको इस पिक्चर में दिख रहे हैं। कि अब ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, इसमें आपको क्या एक्सप्लेन किया गया कि इमीडिएटली अगर एक चीज़ रिकॉल की जाए तो मेमोरी रिटेंशन 100% होती है, कि आप 100% उस चीज़ को याद रख सकते हो। लेकिन क्या होगा, अगर आप उसको रिकॉल नहीं करोगे, मतलब कि टाइम पीरियड 20 मिनट के बाद क्या होगी, अगर आप उसको 20 मिनट के बाद रिकॉल करोगे, 40% जो होगा वो चीज़ें आपको भूल चुकी होंगी। यानी कि 60% रिटेंशन है, 60% याद है, 40% भूल चुकी हो। 1 घंटे के बाद देखा, 1 घंटे बाद जब देखा तो हमें पता लगा कि हमारे नियर अबाउट 50% आपको चीज़ें भूल चुकी थी। 9 घंटे में जब हमने देखा तो 9 घंटे में पता लगा कि वो आपके पास मतलब कि ये 35% होगा, कि 35% आपको वो चीज़ें याद थी, बाकी आप भूल चुके थे। उसके बाद उन्होंने देखा कि 10वें दिन या 6वें दिन में आप देखें 20% है। उसके बाद एक कांस्टेंट, क्योंकि ज़ीरो कभी भी नहीं आता, आपकी मेमोरी में कुछ ना कुछ उसका पोर्शन याद रह जाता है। अब ये फॉरगेटिंग कर्व उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कितनी चीज़ें आपको याद रखते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ एक चीज़ कि आपने अक्सर कुछ कर्व्स ऐसे भी देखी होंगी। ठीक है, अब वो क्या होती हैं, वो ये होती हैं कि आपने क्या किया है, मेमोरी रिटेंशन में यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा, फिर आपको लिखा मिलेगा फॉरगॉटन। अभी फॉरगॉटन मिलेगा तो उसका कर्व क्या होगा, इस तरीके से ऊपर जाएगा। अब वो क्या होती है कि कितनी चीज़ें भूल गई। अब जैसे कि यहाँ पे आपको मिल रहा होगा कि 20 मिनट में क्या हुआ है, आपको मिल रहा है कि 20 मिनट में 60% क्या है, याद है। इसका मतलब कि 20 मिनट में क्या होगा, यहाँ पे मिल रहा होगा कि 20 मिनट में 40% वो बंदा भूल चुका है। तो ये कर्व इस तरीके से आपको क्या मिलेगी, उल्टी मिलेगी। तो ये जो चीज़ होती है ये क्या होती है, ये एबिनॉस कर्व में बताई थी कि अगर ये चीज़ आपको मतलब कि हैं ये दोनों सेम चीज़ें, लेकिन कर्व अगर उल्टी मिल रही है तो वो सेम चीज़ एक्सप्लेन कर रही होती है। इसको अगर हम देखा जाए तो एक और फिनोमेना 20 मिनट में वो कहते हैं कि 40% भूल गए, एक दिन में नियर अबाउट 60% भूल जाता है बंदा, 2 दिन में 72% भूल जाता है, 6 डे में 75, 31वें दिन वो 79 या 80% वो चीज़ें भूल चुका होता है। जैसे 20% याद हो तो उसका मतलब 80% तो वो भूल चुका है। ठीक है, तो ये डिफरेंट हम एक्सप्लेन करते हैं इस तरीके से इस चीज़ों को। उसके बाद ये एबिनॉस कर्व है जिसको हम फॉरगेटिंग कर्व कहते हैं,
ये आपकी मेमोरी रिटेंशन बताता है, कितना आपको याद रहता है, कितना रहता है। अब इसको पढ़ने की हमें क्या ज़रूरत पड़ी थी? इसको पढ़ने की हमें ये ज़रूरत पड़ी थी कि हम लोग किस तरीके से अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से हम ये भूलने वाला फिनोमेना जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सेम मेथड के, मतलब आपको पता है कि इतने टाइम में आपको ये चीज़ भूल जाएगी, तो आप उस टाइम पे रिवीजन दो। अगर आप उस टाइम पे रिवीजन दोगे तो क्या होगा, आपका वो भूलने के चांसेस, मतलब कि आपको पता है 20 मिनट के बाद 40% ख़त्म हो जाता है, तो आप 20 मिनट के बाद एक छोटी सी रिवीजन दे दो, ताकि आपका वो जो 40% भूला हुआ है वो फिर से आपको 100% पे ले जाए। आपको पता है आपको 1 घंटे बाद जो होगा वो 50% नियर अबाउट 50% आ जाएगा, तो आप 50 पर क्या करो, 1 घंटे के बाद फिर से एक रिवीजन दे दो उस चीज़ को, ताकि आपको पता हो कि वो 50% जो लॉस होना है कि वो वापस आपको रिकॉल करने के बाद याद आ जाए। उसके बाद आप क्या करो, 9 घंटे के बाद एक रिवीजन दे दो, और उसके बाद क्या करनी है आपने, एक दिन के बाद, मतलब ये 9 घंटे या एक दिन के बाद आप रिवीजन दे दो, फिर दूसरे दिन रिवीजन दो, फिर 6वें दिन रिवीजन दो, फिर 31वें दिन रिवीजन दो। ये डिफरेंट हम मतलब के तरीके इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम स्पेस करते हैं कि आपने स्पेस रिवीजन देनी है, कि किस तरीके से आपने फॉरगेटिंग कर्व को प्रिवेंट करना है, आपने अपनी चीज़ों को भूलने से बचाना है। जैसे हम स्पेस रेपिटेशन करते हैं कि एंड ऑफ द सेशन आप एक रिवीजन दे दो, जो कि आपकी 5 मिनट की रिव्यूइंग होती है, कि मतलब एक दफ़ा देख लो कि क्या क्या पढ़ा था, फिर एक शॉर्ट ब्रेक लो। शॉर्ट ब्रेक 20 मिनट में, जैसे हमें पता है कि भूल जाएंगे, तो आप वो उसी 20 मिनट के अंदर दोबारा कोशिश करो, पढ़ लो। फिर उसके बाद क्या है, एंड ऑफ द डे, यानी एक दिन बाद, क्योंकि 9 घंटे बाद हमें पता है कि नियर अबाउट 50% आपको चीज़ें भूल जाएंगी, तो आप 1 घंटे के बाद क्या करो, वो पढ़ लो। उसके बाद क्या है, ऑन द सेकेंड मॉर्निंग आफ्टर लर्निंग, यानी कि दूसरे दिन पढ़ो। ठीक है, किस तरीके से, पहले 20 मिनट बाद पढ़ो, फिर एक दिन बाद पढ़ो, फिर दूसरे दिन पढ़ो। उसके बाद क्या है, आपने क्या करना है, एक वीक बाद, यानी सिक्स्थ डे पे पढ़ लो या 7th डे पे पढ़ लो। ठीक है, कहीं पे आपको 6th डे मिलेगा, कहीं 7th डे पे पड़ेगा, लेकिन ये बेसिकली एक ही चीज़ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि किस तरीके से आपने क्या करना है, चीज़ों को भूलने से बचाना है। तो आप 6th में पढ़ लो, 7th में पढ़ लो। उसके बाद क्या है, उन्होंने लिखा है एवरी फ्यू वीक, हर हफ्ते रिवीजन करो, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी आता है कि आप 31वें दिन रिवीजन कर सकते हो। तो क्या है, 20 मिनट करो, 20 मिनट के बाद रिवीजन कर लो, एक दिन के बाद कर लो, दूसरे दिन कर लो, 6वें दिन कर लो या 7वें दिन कर लो, फिर उसके बाद 31वें दिन कर लो, या फिर हर हफ्ते कर लो। तो ये स्पेस्ड रेपिटेशन आपको क्या करती है, प्रिवेंट करती है आपकी फॉरगेटिंग से, कि आप वो चीज़ ना भूलो। जैसे अगर आपको कोई पेपर की रिवीजन करनी है, अब ये रिवीजन ये नहीं कि आप दोबारा से सब कुछ लेके बैठ जाओ उसको पढ़ने के लिए। आप देखोगे कि जैसे जैसे आपकी रेपिटेशन या रिवीजन की मतलब कि वो काउंटिंग इंक्रीज़ करेगी, वैसे वैसे आपको टाइम भी कम लगेगा। मतलब 5 मिनट सिर्फ देख लो क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था, जो चीज़ें बल्कि भूल रहे हैं उसको एक दफ़ा देख लो कि क्या था, रिकॉल कर लो, बैठे बैठे याद कर लो कि क्या क्या पढ़ा था, और जो चीज़ फिर भूली है उसको देख लो। तो इस तरीके से आप अपने फॉरगेटिंग कर्व को क्या कर सकते हो, मतलब कि उसको चेंज कर सकते हो, आप चीज़ें को भूलने से बचा सकते हो। तो ये आ जाते हैं आपके स्पेस्ड रेपिटेशन में। और फॉरगेटिंग और रिमेंबरिंग फैक्टर्स क्या आपको याद रह जाती हैं या कौन सी चीज़ें भूल जाती हैं। प्रायर नॉलेज एक चीज़ को, मतलब अगर आपको आज आपको पता होगा कि मेमोरी के बारे में आपने पहले कुछ पढ़ा होगा, तो आज आप पढ़ रहे होगे तो आपको क्या होगा, या फॉरगेटिंग के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा, तो फॉरगेटिंग के बारे में आज आप पढ़ रहे हो तो आपको क्या होगा, तो वो मज़ीद चीज़ें याद रह जाएंगी। अगर आपको पहले कोई नो हाउ नहीं है, तो इसका आपको हो सकता है कुछ % याद रहे, कुछ काफ़ी सारा भूल रहे। तो प्रायर नॉलेज मैटर करती है कि आप उसके एसोसिएशंस बना सको, लिंक बना सको। डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस, अगर कि चाहिए आप वैसे ही देख रहे हो कि अपने नॉलेज के लिए कि किस तरीके से आपको हर चीज़ पढ़नी चाहिए, तो मेरे ख्याल से आपको ये सारा भूल जाएगा। अगर आपको पता है कि आपने पेपर क्लियर करना है, तो उसको आपको देखने की मतलब कि अप्रोच और होगी कि आपको उसको ज़्यादा अच्छे से याद रखना है। फिर इंडिविजुअल कैपेबिलिटी कि आप क्या सारा याद रख सकते हो, नहीं रख सकते हो, तो आपकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है। और जनरल अवेयरनेस कि आपको कितनी इसकी अवेयरनेस, कितना गेन किया, कितना नहीं किया, तो वो भी डिपेंड करता है। इफेक्ट ऑफ रेपिटेशन कि कितनी आपने उसको रेपिटेशन दी है। उसके बाद है फ्रिक्वेंसी ऑफ रिट्रीवल, वही बात आ गई कि रेपिटेशन जितनी होगी, मतलब कितनी बार आपने उसको रिकॉल किया, जितनी बार रिकॉल करोगे उतना ही कम क्या होगा, उसको भूलोगी। तो ये आ जाते हैं कुछ फैक्टर्स। उसके बाद आपके पास एक, आप भूलते ही क्यों हो, भूलते आप इसलिए क्योंकि आप उसको चीज़ को रिहर्सल में लेके जाते हैं। मैंने पहले बताया कि आपके न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जब आप एक चीज़ को याद करते हो उसके कुछ कनेक्शंस बनते हैं, आपके न्यूरॉन्स बनते हैं नए, उसको कनेक्शन में लेके जाते हैं। लेकिन आप वो चीज़ को रिहर्सल नहीं करोगे, वो साइनेप्सेस जो होंगे, मतलब कि जंक्शन जो होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में, रोक के क्या करता है, इम्पल्स ट्रैवल करता है और आपको इन्फॉर्मेशन लेके और फिर रिकॉल करने में हेल्प करता है। वो क्या होता है, वो क्या होगा, वीक होना शुरू हो जाएगा अगर आप उसको रिहर्सल में लेके जाओगे। तो वहाँ से न्यूरॉन्स में से आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स ही नहीं निकल रहे, न्यूरोट्रांसमीटर वहाँ काम नहीं कर रहे, तो आपके जंक्शंस क्या है, पड़े पड़े समझ लो ख़राब हो रहे हैं। तो वो क्या हो गया, कनेक्शन वीक हो जाएंगे। अगर एक चीज़ रिहर्सल में लेके जाओगे, वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते जाएंगे, कनेक्शन और बढ़ाते जाओगे, वो मेमोरी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो लैक ऑफ रेपिटेशन होती है आपकी डिस्ट्रैक्शन, कि आपने कनेक्शन बनाते वक्त और मतलब कि आपने चीज़ें इन्वॉल्व कर ली, तो डिस्ट्रैक्शन आ गई थी, तो आपके कनेक्शन सही से बने ही नहीं है। लैक ऑफ इंटरेस्ट, कि आप इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, ऑटोमेटिकली वॉलंटियर होते कि आपको भूलनी है ये चीज़। इमोशनल एक्साइटमेंट, कि आप उस वक्त खुशी बहुत थे या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, तो आपने वो चीज़ पे फोकस ही नहीं किया। आपके साइनेप्टिक जो न्यूरॉन्स बन रहे थे, कनेक्शंस बन रहे थे, वो सही से फोकस में नहीं आया, उनको पता ही नहीं कि कैसे कनेक्शन बननी है।
एसोसिएशन उनकी प्रॉपर नहीं हुई। फिर फटीग की आपके बहुत ज़्यादा फॉर एग्जांपल आपने आज बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, फटीग माइंड की भी होती है, बॉडी की भी, दोनों इफेक्ट करती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए तो आप वैसे ही प्रेफर करोगे रेस्ट को, चाहे माइंड की हो चाहे बॉडी की। अगर आप माइंड से थके हुए, जैसे कि आज आपने बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ लिया होगा, तो अब आप नया कुछ सब्जेक्ट उठा के बैठ जाओगे, 8 घंटे से मुसलसल पढ़े हो, 9वें घंटे आप उठा के बैठ के पढ़ने लग जाओगे, तो आपका ब्रेन वो चीज़ नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी इतने कनेक्शंस बन गए, आपका ब्रेन टाइट फॉर्म है, तो उसको थोड़ा रेस्ट चाहिए, उसके बाद आप पढ़ सकते हो। उसके बाद रॉन्ग मेथड ऑफ लर्निंग, कि आप जिस तरीके से पढ़ रहे हो तरीका ही गलत है। मतलब कि आपको 8 घंटे मुसलसल नहीं पढ़ना चाहिए। जो एक अच्छा वे होता है पढ़ने का, वो ये होता है कि 40 मिनट्स होती है, मैक्सिमम आपकी कैपेसिटी होती है पढ़ने की, उसके बाद आपको ब्रेक ले लेना चाहिए। तो आपका मेथड सही होना चाहिए। और दूसरा कि आप ऑर्गेनाइज पैटर्न में पढ़ो, ये एक रैंडम चीज़ें रट्टा नहीं लगाओ, हर चीज़ का कंसेप्ट से पढ़ो, एक कनेक्शंस बनाओ। डिसऑर्गेनाइज वे में पढ़ने से आपकी चीज़ें भूल जाती हैं। इंटरफेरेंस डिपेंड करती है कि आपको इंटरफेरेंस नहीं हो रही है। इंटरफेरेंस हो रही है तो आप वो चीज़ें रिकॉल करो, इंटरफेरेंस को क्लियर करो, ओल्ड और न्यू मेमोरी को सेपरेट करो। और ये सेपरेट कैसे होगी? रिहर्सल से होगी। आपको पिछले का कंसेप्ट और अगले का कंसेप्ट मिक्स नहीं करना, दोनों के डिफ्रेंशिएशन देख कर रखनी है। तो आपको इंटरफेरेंस को प्रिवेंट करना है। वॉलंटरली मतलब खुद आप विलिंग कर रहे हो कि आपको ये चीज़ भूलनी है। जैसे कि कुछ बैड मेमोरीज होती हैं, आप चाहते हो कि वो भूल जाओ, तो आप क्या होगे, उसको रिहर्सल नहीं करोगे। आप हमेशा बैड मेमोरी वॉलंटरली कोई चीज़ भुलानी है तो उसके लिए क्या सबसे अच्छा तरीका, आप उसको रिहर्सल ना करो, उसको बार बार नहीं दोहराओ। कि आप अगर ज़्यादा दोहराओगे उसके जो सिनैप्टिक पाथवे हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो सबसे अच्छा क्या, विलिंगली अगर आपने कोई चीज़ भूलनी है तो उसको मतलब रिपीट करना छोड़ दो, उसको रिकॉल करना छोड़ दो। क्योंकि अंदर तो पढ़िए, जितना आप कम रिकॉल करोगे, जितना उसको कम सोचोगे, उतना जल्दी क्या होगा, वो विलिंगली आप उस चीज़ को भूल जाओगे। तो ये कॉजेज़ है फॉरगेटिंग के, वॉलंटरली भूलोगे, कोई इंटरफेरेंस आ रही है, कोई रॉन्ग मेथड हो, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, डिस्ट्रैक्शन है, डिसयूज़ है, तो ये चीज़ें क्या करती हैं, आपको भूलने पे मजबूर करती हैं। तो इसके साथ हमारा टॉपिक आज का हुआ ख़त्म। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो मोटिवेशन में इमोशंस के ऊपर, तो इंशाल्लाह हम वो कवर करेंगे। तब तक के लिए